नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अब विपक्षी दल चुनाव आयोग द्वारा की जा रही धांधलियों के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं, कमर कस रहे हैं और न केवल कमर कस रहे हैं बल्कि अब खुलेआम संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। दो खबरें आई हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक पश्चिम बंगाल से है और एक महाराष्ट्र से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला है चुनाव आयोग के खिलाफ धांधलियों के सबूत के साथ, और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो चुनावी धांधलियों के खिलाफ एक जन अभियान चलाएगी, चुनाव आयोग को बेनकाब करने के लिए, बेपर्दा करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं ममता बनर्जी की मुहिम को। ममता बनर्जी ने बाकायदा सबूतों के साथ आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर कि उसकी देखरेख में पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के जो इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड के नंबर होते हैं, उन्हीं नंबर पर दूसरे राज्यों के मतदाताओं के को वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की है और की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा और गुजरात के, बल्कि उन्होंने इसके सबूत पेश किए हैं कि किस तरह से हरियाणा और गुजरात के मतदाताओं के नाम पश्चिम बंगाल के EPIC नंबर दोनों के मैच करते हैं। ऐसी लिस्ट जारी की है और उन्होंने अपने संगठन के में पूरे पश्चिम बंगाल की 294 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ कमेटी बनाई है। उनको टास्क दिया है कि 10 दिन के अंदर वहाँ की मतदाता सूचियों को वो स्क्रीन करें और ऐसे जितने भी डुप्लीकेट नाम आ रहे हैं उनकी सूची बनाकर इकट्ठी करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके या वो सारे सबूत चुनाव आयोग को दिए जा सके। अब ये जो आरोप है बहुत गंभीर है कि आखिरकार चुनाव आयोग के अगर निगरानी में ये हो रहा है, चुनाव आयोग के देखरेख में ये सब हो रहा है, तो ये बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि ममता बनर्जी उसी सांस में ये आरोप भी लगा रही हैं कि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो दरअसल मोदी और शाह के एजेंट हैं। वो अमित शाह के गृह मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, उनके खासम खास हैं। उनके कई जो बड़े धारा 370 को हटाने जैसे जो बड़े कदम थे अमित शाह के और इस सरकार के, मोदी सरकार के, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं और इसलिए उन्हें यहाँ भेजा गया है कि अब पश्चिम बंगाल में खेल करना है या अभी जो जितने भी राज्यों में चुनाव हैं इसमें जो राजीव कुमार करते आ रहे थे उससे आगे बढ़ चढ़कर एक भूमिका उनको निभानी है, विपक्षी दलों को निपटाने में, विपक्षी दलों की सरकार गिराने में। तो चुनाव आयोग अगर ये कर रहा है तो बहुत गंभीर बात है। अगर नहीं कर रहा है और फिर भी हो रहा है बिना उसके निर्देश के, तब भी बड़ी चिंताजनक बात है कि ये हो कैसे रहा है। अब देखिए कि जो जिला स्तरीय टीम बनाई है उनको 10 दिन का टाइम दिया है और वो ये जो पूरा अभियान है उसको 2027 में जो चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, उसके लिए 2026 में, माफ़ कीजिएगा, 2026 में चुनाव होने हैं, उसमें टीएमसी ने लक्ष्य रखा है 294 सीटों में से 215 सीटें जीतने का। पिछली बार भी उसने 213 सीटें जीती थीं और अब वो अपने टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा रही है और बीजेपी को चाहती कि वो उसकी सीटें कम कर सके। तो ये उसका लक्ष्य है। अब उसने ये कहा है कि ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है ये दरअसल जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको उनके साथ मिल के किया जा रहा है, उनके ज़रिए करवाया जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि इन रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें उन्होंने 2 एजेंसियों का नाम और लिया है जो बीजेपी की तरफ से इस काम में लगाई गई हैं। एक एजेंसी का नाम है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और दूसरी का नाम है इंडिया 360। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने कि ये एजेंसियां भ्रष्ट ब्लॉक स्तरीय जो रिटर्निंग अधिकारी होते हैं उनके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ मिलकर ये धांधली कर रही हैं
चुनाव मतदाता सूचियों में खेल करके। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में अचानक 42 लाख मतदाता 5 महीनों के अंदर बढ़ गए थे, और जो नज़दीक रिजल्ट आए थे उसमें ये देखा गया था कि इसका उन चुनाव क्षेत्रों पर बड़ा असर पड़ा है, या यूँ कह लें कि उन चुनाव क्षेत्रों में जहां मतदाताओं की संख्या बढ़ी है वहां बीजेपी ने जीत हासिल की। तो जहां जहां बढ़ाई गई संख्या वहां जीत बीजेपी ने हासिल की। इसका एक दूसरा फ्लिप साइड भी है, वो ये भी है कि बहुत सारे नाम काटे भी गए और उनकी वजह से भी बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो जो अघाड़ी के वोट थे उनमें कटौती की गई, उनको मतदाता सूची से बाहर किया गया और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए। और ये माना जाता है कि जब इलेक्शन पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो सारे फर्जी वोट डाले गए और फिर बीजेपी ने ये जो असाधारण और अभूतपूर्व जीत हासिल की है, बावजूद इसके कि तमाम सर्वेक्षण कुछ और कह रहे थे, अघाड़ी की जीत की बात कर रहे थे या कड़ा मुकाबला बता रहे थे, इस सब को दरकिनार करके बीजेपी ने ये चुनाव जीत लिया था। उसमें ये जो सीटों का खेल था इसकी बड़ी भूमिका थी। तो ये एक काम पश्चिम बंगाल से शुरू हो गया। हालांकि इससे बीजेपी बहुत ही बौखलाई हुई है और उसके जो बड़े वरिष्ठ पार्टी नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी कर दी है कि वो इस मामले में चूंकि ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, इसलिए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में ये सावधानी बरतने का काम शुरू कर दिया है ममता बनर्जी ने। इसी तरह की सावधानी दूसरे राज्यों में बरतनी होगी जहाँ जहाँ चुनाव हैं। मसलन बिहार में अभी इसी साल नवंबर में चुनाव है, वहाँ इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे मतदाता सूचियों में बीजेपी और चुनाव आयोग खेल ना कर सके। उन्हें ये इसी तरह से 2027 में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ अखिलेश यादव और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा ये मतदाता सूचियों के सही होने के मामले में एक अभियान चलाकर, जैसे ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है पश्चिम बंगाल में, इसको ध्यान में रखते हुए। अभी हमने महाराष्ट्र की बात की है, आपको मैंने वहाँ के जो मतदाता सूची में खेल हुआ था उसको लेकर अगर आपको याद हो कि सोलापुर ज़िले में एक मरकटवाड़ी जगह थी जहाँ पर लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को लगा था कि हमने वोट तो एनसीपी के प्रत्याशी को दिया था लेकिन वोट उनको गया नहीं। तो उन्होंने एक मॉक एक्सरसाइज करने का फैसला किया था, यानी एक और मतदान अपने बल पर आयोजित करने का खेल किया था, कोशिश की थी, योजना बनाई थी। अपने खर्चे से उन्होंने बैलेट पेपर छपवाए थे और वोटिंग की व्यवस्था की थी और उन्होंने तय किया था कि वो 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान कराएंगे। लेकिन इसे वहाँ की सरकार ने रुकवा दिया था। पुलिस ने या स्थानीय लोगों को धमकाया था कि वो ऐसा ना करें और वो हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से ये जो पर्दाफाश हो सकता था बीजेपी का वो रुक गया। लेकिन ये इसने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई घालमेल हुआ है जिसके खुल जाने से बीजेपी घबराई हुई है। तो अब उस पूरे मरकटवाड़ी के प्रयोग को महाराष्ट्र में दूसरी जगहों पर भी दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन हर जगह पर यही रुख रहा राज्य सरकार का कि उन्हें रोक दिया गया। अब कांग्रेस जो है, अब वो इस कोशिश में है कि ये पूरा जो एक्सपोज करना है महाराष्ट्र में इतने विधानसभा क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कितने वोट बढ़े या कितने घटाए गए, कहाँ बढ़ाए गए और उनके रिजल्ट किस तरह से उनकी वजह से प्रभावित हुए, वो उसको अभी आपको याद होगा कि राहुल गांधी और संजय राउत और सुप्रिया सुले ने मिलकर महाराष्ट्र के मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडिया की तरफ से
इस मुद्दे पर, और उन्होंने पूरे आंकड़े के हिसाब से बताया था कि किस किस तरह की गड़बड़ियां हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मतदाता सूचियां मांगी थी। अभी हाल में ही रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि हमें 2009 से 2025 तक के 24 तक के पूरी मतदाता सूचियां दिलवाइए, जिसके लिए वो कोर्ट में गए। और आपको याद होगा कि ये दलील दी चुनाव आयोग ने कि हम 3 महीने में फैसला करेंगे। साफ है कि चुनाव आयोग देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो फंस जाएगा। और इस बीच में 3 महीने में पता नहीं उन मतदाता सूचियों के साथ वो क्या करेगा। इसके पहले जो डॉक्यूमेंट और वीडियो फुटेज उससे मांगे गए थे, उसके मामले में भी उसने टाल मटोल की, यहाँ तक कि कानून में परिवर्तन तक करवा दिए गए थे। तो 3-4 चीज़ें हैं। 5 महीने में 47 लाख वोट बढ़ गए थे महाराष्ट्र में, ये एक बड़ी समस्या है। फिर ये एक प्रश्न ये भी उठा था कि 6 बजे के बाद महाराष्ट्र में 76 लाख वोट डाले गए, और ये अनप्रेसिडेंटेड था। इतने वोट कभी नहीं डाले जाते हैं, और 76 लाख वोट डाले गए। उससे कितना फ़र्क पड़ा होगा, ये इसका आकलन अभी होना है कि कितनी सीटों पर इसका असर पड़ा होगा। तो महाराष्ट्र में ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अदालत में पार्टियां चली गई हैं, वहाँ मांग की जा रही है। हरियाणा में ये मांग की गई है। जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने उच्च न्यायालय में मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। महाराष्ट्र के बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने तमाम तरह के आंकड़े भी मांगे हैं, और वो कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। तो चारों तरफ से अब विपक्षी दल एक माहौल बना रहे हैं, जिससे जो गड़बड़ियां हो रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसको वो एक्सपोज कर सके। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो या फिर महाराष्ट्र की, दोनों जगहों पर ये मुहिम कितनी गंभीरता से की जाती है, कितने तत्परता से की जाती है। क्योंकि वैसे ही महाराष्ट्र चुनाव को भी 4 महीने करीब निकल चुके हैं। काफ़ी समय गंवा दिया है विपक्षी दलों ने। इन्हें अगले दिन से ही ये काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन काफ़ी समय लगा उसको सोचने समझने में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि लोगों ने चुनाव आयोग के ज़रिए जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसमें चुनाव आयोग ने तमाम तरह के अड़ंगे लगाए। उन्होंने जो वीवीपैट की पर्चियाँ मांगी थी, उसको नष्ट कर दिया। उसने बोला वो तो अब है नहीं। और जहाँ तक ईवीएम के पर सवाल उठे, तो उन्होंने ईवीएम के मॉक प्रदर्शन के लिए अच्छी खासी रकम मांगी। मतलब ईवीएम की जांच करने के लिए मांग की गई थी, उसके लिए पैसे भी दिए लोगों ने, लेकिन ईवीएम की जांच नहीं करने दी गई। और ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आप मॉक ट्रायल कर लीजिए और उससे देख लीजिए कि वो ठीक काम कर रहे कि नहीं। यानी उस स्तर पर भी चुनाव आयोग ने धांधली करने की, छिपाने की कोशिश की है। तो पूरे मामले में चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है हर स्तर पर, चाहे वो मतदाता सूचियों का मामला हो, चाहे वोटिंग का मामला हो, देर रात तक वोटिंग, फर्जी वोटिंग का मामला हो, वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। गिनती का, मतगणना के समय जो मामला उठ रहा है वो है। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। तो इतनी सारी चीज़ें चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि अब विपक्षी दलों का केस बहुत स्ट्रांग बन रहा है। सवाल ये है कि ठोस सबूत उसके साथ दिए जाएं, और वो जो एक्टिविस्ट हैं इस मामले में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। जैसे एडीआर है, वो काम कर रहा है। बहुत सारे स्वतंत्र एक्टिविस्ट हैं, अरुण अग्रवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, या महमूद राणा हैं, या भानु प्रताप सिंह हैं। इन सब का उपयोग करना चाहिए। और प्रशांत भूषण भी इस मुहिम में शामिल हैं, जाने माने वकील हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा अगर, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा। अभी चुनाव आयोग पर उस तरह का दबाव नहीं बन रहा है। बन भी रहा है तो वो बड़ी बड़ी बेशर्मी से, बड़ी बेहयाई से इन सब चीज़ों को खारिज करता आ रहा है। राजीव कुमार ने जितनी बेशर्मी दिखाई है अंत तक, वो तो ऐतिहासिक है। राजीव कुमार ने भारत की चुनाव प्रणाली को जितना
नुकसान पहुंचाया है, जितना उसको संदेहजनक बना दिया है कि आम मतदाता भी अब ये मानने लगा है कि वोट चाहे किसी को पड़े, जीतेगी तो बीजेपी ही, जीतेंगे तो मोदी ही। अब ये जब ये बन जाता है तो फिर चुनाव बेमानी हो जाते हैं, और अगर चुनाव बेमानी हुए तो लोकतंत्र ही बेमानी हो गया। तो वापस हमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लौटाने के लिए ज़रूरी है कि इन धांधलियों का पर्दाफाश हो सबूतों के साथ, और वो सबूत अदालतों के सामने रखे जाएं, जनता जनार्दन के सामने रखे जाएं, सबको सच बताया जाए, और फिर एक अभियान चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली के साफ सुथरेपन को बहाल करने के लिए चलाया जाए। ये महाराष्ट्र का अभियान बीजेपी अभी कांग्रेस की तरफ से इसका ऐलान हुआ है। होना ये चाहिए कि तीनों घटक जो वहाँ के अघाड़ी के हैं उनको तीनों मिलकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि सीटों का बंटवारा तीनों में हुआ था, और तीनों जिन इलाकों से चुनाव लड़े हैं, चुनाव क्षेत्रों से, वहाँ के कैंडिडेट इसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ख़ासतौर से हारे हुए कैंडिडेट को ये चिंता सताएगी कि ये अगर धांधली से वो हाराया गया है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें बहुत कम अंतर से हार जीत हुई है और उनमें मामला पलट भी सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि तीनों धड़े मिलकर काम करें, और अगर महाराष्ट्र का ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, महाराष्ट्र में इस तरह से एक्सपोज किया जा सकता है चुनाव आयोग को, तो ये एक्सपेरिमेंट हरियाणा में भी दोहराना जाना चाहिए, बल्कि वहाँ भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को मिलकर वहाँ भी ये काम करना चाहिए। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पहल की थी। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था और चुनाव आयोग पर रोज़ बरोज़ हमले करते थे, और उन्होंने कुछ प्रमाण भी सामने रख दिए थे। इस वजह से दिल्ली के चुनाव में बीजेपी उस तरह की धांधली नहीं कर पाई, और आप देखिए कि वोटों का अंतर केवल 2% रह गया। 2% के अंतर से ही जो खेल हुआ है वो हुआ है। अन्यथा अगर बीजेपी की चलती तो जैसे वोटों का अंतर आपको महाराष्ट्र और हरियाणा में दिख रहा है, आपको वहाँ भी दिखता, लेकिन वो सावधानी बरती इसलिए नहीं हो पाया। यही सावधानी बरतनी पड़ेगी दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र का ये प्रयोग सफल होता है और इसको हरियाणा में भी आजमाया जाता है, और वो सारी जो धांधलियाँ हैं वो पब्लिक के सामने आ जाती हैं, अदालतों के सामने जाती हैं, चुनाव आयोग के सामने रख दी जाती हैं, तो उसको भी जवाब बनना पड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इस दिशा में सक्रियता दिखाई जाए और टाइम बाउंड ढंग से काम किया जाए, ज़्यादा समय न दिया जाए सरकार को खेल करने का। और इससे एक दूसरा जो फ़ायदा होगा विपक्षी दलों को, एक नई तरह की एकजुटता पैदा होगी, नई तरह की मतदाताओं में जागरूकता पैदा होगी, और वो ध्यान रखेंगे कि उनका वोट कहाँ गिर रहा है, कौन दे रहा है उनका वोट, वो दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, मतदाता सूचियों से उनके नाम काटे जा रहे हैं या नहीं काटे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कैंपेन का रूप ले सकता है, देशव्यापी एक जागृति इससे पैदा हो सकती है। इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और जो टॉप लीडरशिप है तमाम पार्टियों की, विपक्षी दलों की, उसको इसमें शामिल हो जाना चाहिए इस अभियान में। और चाहे वो दक्षिण के राज्य हों, चाहे उत्तर पूर्व किसी भी क्षेत्र के राज्य हों, असम में भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी कांग्रेस को इसी तरह के प्रोएक्टिव होकर अभियान चलाना पड़ेगा। तभी वो चुनाव में जो उसको डिसएडवांटेज है, दूसरी देखिए धन नहीं है उसके पास, ठीक है, मीडिया उसका साथ नहीं देता, ठीक है, लेकिन अगर इन चीज़ों पर भी रोक लगाकर वो चुनाव लड़ सके तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और बल्कि ये भी हो सकता है जहाँ पब्लिक नहीं चाहती है दूसरी पार्टी को, बीजेपी को, तो वो उलटने में भी कामयाब हो सकती है, सरकारों को अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब हो सकती है। इसलिए ये मुहिम बहुत ही महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।